गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डील करेंगे, दैट इज़ अ प्लेट गर्डर। यहाँ से भी एसएससी जेईई में अभी तक कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके बारे में डील करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से एसएससी जेईई के साथ साथ आपके आईईएस और गेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रहे। यहाँ जो भी हम डील करेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ही डील करेंगे, मतलब जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग डील करेंगे, जो डिज़ाइन स्टेप होंगे उनको डील करेंगे। लेकिन इसका कन्वेंशनल क्वेश्चन आपका जो मेंस में है वो पूछा नहीं जाता है। अभी तक ना ही आईईएस में पूछा गया है और ना ही गेट में पूछा गया है और ना ही एसएससी जेईई में पूछा गया है। तो हम इसके थ्योरी पॉइंट को डील करेंगे। ध्यान है, प्लेट गर्डर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। प्लेट गर्डर इट इज़ अ फ्लेक्सुरल मेंबर। मैंने पहले ही टॉपिक जब डील कर रहा था बीम के पहले, जब मैंने एक हेडिंग डलवाई थी फ्लेक्सुरल मेंबर, मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्लेक्सुरल मेंबर के अंतर्गत आपको पर्लिन पढ़ना है, प्लेट गर्डर पढ़ना है, गैंट्री गर्डर पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, चल अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्लेट गर्डर। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा पर्लिन रहेगा, उसके बाद अगला टॉपिक आपका गर्डर रहेगा, सॉरी गैंट्री गर्डर रहेगा। ठीक है, सबको डील करेंगे एक साथ में। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं, इसके पहले आपको एक लेक्चर मैंने बनाया है जो बीम चैप्टर है उसके कन्वेंशनल क्वेश्चन पे भी बनाया है, तो उसको आपको मिल जाएगा। चल, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द प्लेट गर्डर। इसके एक एक पॉइंट को मेंशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेट गर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जनरली हम लोग सिंपली रोल्ड आई सेक्शन से भी काम चला ले रहे थे, लेकिन क्यों अचानक मुझे प्लेट गर्डर की डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ी, ये जब जान जाओगे तब आपकी प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर प्लेट गर्डर का क्या मतलब होता है, कैसे इसका देखने में कैसा दिखाई लगता है, दूसरी बात इसके डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, कितनी डिस्टेंस पे ये प्रोवाइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका थ्योरेटिकल पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग डील करते हैं। चल, फर्स्ट पॉइंट टू बी मेंशन, देखिए थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, तो ध्यान है कि थोड़ा सा आपको साथ में लिखते रहोगे तो बेटर रहेगा। अब फ्लेक्सुरल थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहां से थ्योरी क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। अ फ्लेक्सुरल मेंबर इज डिजाइंड यूजुअली फॉर बेंडिंग and occasionally मतलब कभी कभी इसको शेयर के लिए भी डिजाइन करते हैं फॉर शेयर। तो ध्यान है कि अगर आपसे पूछा गया है कि प्लेट गर्डर को कैसे डिजाइन करते हैं, तो प्लेट गर्डर की बेंडिंग में डिजाइन करते हैं। ठीक है, मतलब एज अ फ्लेक्सुरल मेंबर। अब फ्लेक्सुरल मेंबर क्या होता है वो सब आपको कहानी पता है कि फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग। चल, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है व्हेन स्पैन्स आर लार्जर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी इंपॉर्टेंट है। व्हेन स्पैन्स आर लार्जर अगर स्पैन आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, स्पैन आर लार्जर एंड लोड्स आर हैवी, अगर लोड आपका बहुत हैवी है, जैसे सपोज दैट कि आपकी कोई मालगाड़ी गुजर रही है, ट्रेन, तो उसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है। तो अगर आप रेलवे के ब्रिज देखोगे तो वहाँ पे प्लेट गर्डर आपको दिखाई पड़ेगा, हैवी इवन एंड आई सेक्शन, जो आई सेक्शन आप यूज कर पा रहे थे, रोल्ड सेक्शन विथ कवर प्लेट, मतलब कवर प्लेट के साथ भी अगर आप आई सेक्शन यूज कर रहे थे, मे बी इनसफिशिएंट। वो क्या रहता है, इनसफिशिएंट, मतलब अगर आपने आई सेक्शन यूज किया कुछ इस तरीके से, मतलब अगर सपोज दैट कि आपने इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बनाया, या तो आई सेक्शन आपने ऐसे बनाया, ये है रोल्ड सेक्शन, मान लेते हैं दिस इज द रोल्ड सेक्शन, ये आपने सपोज दैट बनाया, ठीक है, दिस इज द रोल्ड सेक्शन, ऐसे करके आपने क्या कर दिया, बना दिया। और फ्रेंड्स आपने क्या किया, यहां पे आपने लगा दिया प्लेट, ये आपने क्रॉस सेक्शन को बना दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही आप इसको बना, ठीक, कुछ ऐसा बना।
मतलब आपने पहले आई सेक्शन बनाया, उस पर लोड लगाया, फिर आप आई सेक्शन के साथ साथ आपने क्या किया, इसको प्लेट गर्डर को भी जोड़ दिया। मतलब प्लेट गर्डर का नहीं बात करें, सॉरी, प्लेट को जोड़ दिया। अगर आप प्लेट को भी जोड़ दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, उसकी लोड कैरिंग, इसको बोलते थे बिल्ट अप बीम। क्या बोलते थे? बिल्ट अप बीम। मतलब बिल्ट अप बीम बनाने के बाद में भी ये लोड जो आ रहा था उसको ये सेक्शन रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तो अगर ध्यान है कि जब बिल्ट अप बीम बनाने के बाद भी लोड जो अप्लाइड लोड है वो ये क्रॉस सेक्शन बियर अगर ना कर पाए तो हम लोग जाते हैं प्लेट गर्डर की डिजाइनिंग पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, विथ कवर प्लेट मे बी इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द अप्लाइड लोड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कि प्लेट गर्डर की डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप बता सकते हो उसको कि अप्लाइड लोड फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन, अगर आपका जो अप्लाइड लोड है उस लोड पे आपका गिवन क्रॉस सेक्शन उतने लोड को रजिस्टर नहीं कर पाता है, चाहे वो आई सेक्शन सिंगल यूज हो या आप बिल्ट अप बीम के साथ अगर उसको कवर प्लेट के साथ आई सेक्शन को जोड़ते हो वो भी नहीं रजिस्ट कर पाता, तब हम लोग क्या करते हैं, प्लेट गर्डर की तरफ मूव करते हैं। दूसरी बात, व्हेन स्पैन्स आर लार्जर एंड लोड्स आर हैवी। मैंने बताया अगर आप कभी रेलवे ब्रिज पे जाना तो जो रेलवे के ब्रिज बने होंगे कभी देखना जा करके, मान लिया जो भी स्टील ब्रिज होते हैं तो आप देखोगे उसके साइड से आपको प्लेट गर्डर दिखाई पड़ जाएगा जो कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर इस तरीके से होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेट गर्डर। जैसे ही ट्रेन वहाँ से देखा होगा जब गुजरती है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आने लगती गड़बड़ गड़बड़ करके, तो दैट इज कॉल्ड प्लेट गर्डर। तो उसको प्रैक्टिकली भी देख लेना एक बार ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज द प्लेट गर्डर, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जॉब करनी है तो कम से कम ये चीज़ें प्रैक्टिकली पता होंगी तो हमारा सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप जरूर उसको देखिए, कोशिश करिए। ठीक है, चल ये हो गया अप्लाइड लोड्स। यहाँ पे दिस इज द अप्लाइड लोड्स। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इन सच अ केसेस, इन सारे केसेस में सच अ केसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, इतने अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, चाहो जैसा चूज कर सकते हो। मे बी प्रोवाइडेड, आपके पास अल्टरनेटिव है, चाहे आप इस तरीके से चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड। पहला ऐसा कर सकते हो, 2 or more आई सेक्शन, 2 or more आई सेक्शन, 2 आई सेक्शन को ले सकते हो या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। आई सेक्शन को, आई सेक्शन कनेक्टेड एप्रोप्रिएटली, ठीक है, इसको कनेक्ट कर सकते हो एप्रोप्रिएटली, जैसे आपको सही लगता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा आप लगाना चाहो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्या रहता है आपका, ज़्यादातर अनइकोनॉमिकल रहता है, इसको जोड़ने में और बनाने में बड़ा पैसा लगता है। दिस इज अनइकोनॉमिकल, मतलब कि बना तो सकते थे लेकिन 2 और मोर आई सेक्शंस को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा यहाँ पे अनइकोनॉमिकल, बिकॉज कि अगर बहुत सारे आई सेक्शन होंगे तो उनको जोड़ोगे किससे, बोल्ट या रिविट्स या आप वेल्ड से करोगे, तो वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं, अनइकोनॉमिकल। ठीक है, अनइकोनॉमिकली। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा आता है प्लेट गर्डर। ये है प्लेट गर्डर जिसके बारे में आज हम लोग डील करने वाले हैं। और तीसरा आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रस गर्डर। अब ये क्या होता है, नाम जानना बहुत जरूरी है। ट्रस गर्डर क्या फ़ायदा रहता है उसका देख लेते हैं। ट्रस गर्डर, इसका फ़ायदा और नुकसान वो मैं बता देता हूँ। ट्रस गर्डर का यूज़ बहुत कम किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, ज़्यादा इसलिए नहीं किया जाता है, उसके मैं रीज़न लिख देता हूँ। बिकॉज ऑफ हाई फैब्रिकेशन कास्ट, बिकॉज ऑफ पैसा बनाने में बहुत लगता है इसको, हाई फैब्रिकेशन का मतलब होता है बनाना, हाई फैब्रिकेशन कॉस्ट, मतलब इसको बनाने में बहुत पैसा लगता है क्योंकि ट्रस है तो ट्रस अरेंजमेंट करना पड़ता है, कॉमा इसमें वाइब्रेशन बहुत होते हैं, वाइब्रेशन और इम्पैक्ट की वजह से बहुत आवाज़ आती है, वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट
मतलब इसमें जैसे ही ऐसा लगेगा कि इम्पैक्ट लोडिंग आ रही है और वाइब्रेशन होता रहेगा, क्योंकि ट्रस बनाओगे तो ट्रस में आपने देखा होगा कि आप पिन जॉइंट बनाते हो तो इसकी वजह से वाइब्रेशन वहाँ पे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट। दूसरी बात है इसमें कुछ और चीज़ें हैं, इसका कॉस्टली मेंटेनेंस रहता है, कॉस्टली मेंटेनेंस, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, पूछ लेगा कि क्यों नहीं यूज करते हैं। मेंटेनेंस है एंड वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायर इज मोर, वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायरमेंट इज मोर। तो इस पॉइंट को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। कैसे? देखिए ट्रस गर्डर है तो जाहिर सी बात है, ट्रस गर्डर का मतलब ऐसे समझ लो कि इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सपोज दैट ये गर्डर है आपका, ऐसे ही दिखा रहे हैं कुछ समझने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्पेसिंग चाहिए। सपोज दैट कि ट्रस गर्डर आप बना रहे हो तो ट्रस गर्डर में आपको ऊपर ट्रस लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ट्रस गर्डर अगर आप बनाओगे, ये है मेंबर, दिस इज द मेंबर। तो सपोज दैट कि ये मान लेते हैं कि एक लैंड पार्ट है जहाँ से ट्रेन गुजरेगी और ट्रेन इधर से गुजरेगी, मान लेते हैं, ठीक। तो सपोज दैट कि यहाँ पे कोई व्हीकल आपकी निकल के आती है, सपोज दैट ये ट्रेन मान लेते हैं, छोटी सी ट्रेन है, जब इससे पास करेगी फ्रेंड्स तो ट्रस गर्डर में देखो ग्रेटर क्लियरेंस चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसे? मैं ये पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ, वर्टिकल क्लियरेंस का मतलब होता है कि जैसे ट्रेन गुजरनी चाहिए तो ऊपर आपको क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ट्रेन निकलना है। तो ट्रेन निकलने के लिए तो आपको ऊपर का स्पेस खाली होना चाहिए। अब ऊपर का स्पेस हर जगह नहीं मिल पाता, कई जगह टनल होती है वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें ग्रेटर क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो एंड कॉस्टली मेंटेनेंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रस मेंबर रहेंगे तो इसकी मेंटेनेंस क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ट्रस गर्डर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो प्लेट गर्डर। मतलब अगर हैवी लोड है और लॉन्ग लेंथ है तो 3 कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे थे, 2 और मोर आई सेक्शन, प्लेट गर्डर, ट्रस गर्डर। तो इसमें से हमको जो पढ़ना है, मेन फोकस करना है वो प्लेट गर्डर पे करना है। इसकी डिजाइनिंग भी पढ़ना है, इसके जो भी कोडल प्रोविजन है उनको भी डील करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एसएससी जेईई में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे गए। चल अब बात करते हैं व्हाट इज अ प्लेट गर्डर, एक एक करके डील करते हैं। पहले आप इतना लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक एक पॉइंट करके डील करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना पॉइंट तो आपने नोट ही कर लिया होगा, आगे फर्दर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्लेट गर्डर, उसको एक एक करके डील करेंगे। चल आगे बात करते हैं। कोशिश क्या करो कि मेरे साथ ही लिखा करो ताकि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट गर्डर। आगे हम लोग बात करेंगे प्लेट गर्डर, टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक टू बी प्लेट गर्डर। अब हम लोग डील करेंगे प्लेट गर्डर के बारे में, एक एक पॉइंट समझते हैं कैसा देखने में लगता है, उसको सबको डील करेंगे, ठीक है। चल प्लेट गर्डर के बारे में डील करना है। यहाँ से बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं होगे तो फिर चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट पहले मेंशन करते हैं और फिर उसके बाद में इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह पढ़ेंगे। इसमें 2 तरीके की प्लेट गर्डर है, फिर स्टिफनर की डिज़ाइनिंग, सब कुछ इसी में हम लोग पढ़ेंगे। चल अगला पॉइंट मेंशन करते हैं, टॉपिक है प्लेट गर्डर। चल प्लेट गर्डर में अगर हम बात करें तो प्लेट गर्डर हैव अ प्लेट गर्डर हैव अ मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी, क्योंकि फ्लेक्सुरल मेंबर है इसलिए इसकी बात करेंगे रेजिस्टिंग कैपेसिटी।
तो ये बात आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर की डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टिंग कैपेसिटी क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। ठीक है, बिटवीन रोल्ड आई सेक्शन, बिटवीन रोल्ड आई सेक्शन, rolled eye section and truss girder, चाहे प्लेट गर्डर हो या ट्रस गर्डर हो, दोनों के केस में आपका ये वैल्यू निकल के आती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है प्लेट गर्डर के लिए, फॉर हाई लोड, लाइट लोड्स, अगर लोड कम है तो इसकी स्पैन बता देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, एंड शॉर्ट स्पैन का मतलब लेंथ थोड़ा कम रखनी पड़ेगी, शॉर्ट स्पैन्स ब्रैकेट में लिख सकते हो, स्पैन लेस देन 10 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि गर्डर को शॉर्ट कब बोलोगे और लॉन्ग कब बोलोगे। तो शॉर्ट है 10 मीटर से कम, एंड ट्रस गर्डर एंड प्लेट गर्डर, एंड this is the point for light load and short spans, span less than 10 meter, plate girder are uneconomical, ठीक है, अनइकोनॉमिकल, ये अनइकोनॉमिकल रहते हैं अगर स्पैन कम है, ड्यू टू इंक्रीज in the connection cost, क्योंकि आपको रिविट और बोल्ट लगाने पड़ेंगे, इसलिए कनेक्शन कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन कनेक्शन कॉस्ट, दैट इज द कनेक्शन कॉस्ट, एंड रोल्ड आई सेक्शन आर प्रेफर्ड, एंड रोल्ड आई सेक्शन आर प्रेफर्ड। देखिए क्या बता रहा है ये पॉइंट है, एक बार बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपकी स्पैन लेस देन 10 मीटर होती है तो आप प्लेट गर्डर का यूज मत करो, आप यूज करो रोल्ड आई सेक्शन का, क्योंकि अगर आप इसको बनाओगे, लाइट लोड है और शॉर्ट स्पैन है, तो लाइट लोड है, हैवी लोड तो है नहीं, अगर स्पैन 10 मीटर से कम है तो कोशिश ये करो कि आप रोल्ड आई सेक्शन यूज कर लो, क्योंकि अगर प्लेट गर्डर यूज करोगे तो प्लेट गर्डर में आपको कनेक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी आपको मैं समझाता हूं कि कैसे कनेक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, जब मैं डायग्राम बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेट गर्डर कैसे बनाया जाता है। चल नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जो कि थर्ड पॉइंट है, प्लेट गर्डर आर प्राइमरली, प्लेट गर्डर, आप मेरे साथ प्लीज लिखते भी रहो क्योंकि टाइम बाद में नहीं मिलता है। प्लेट गर्डर्स आर प्राइमरली, मुख्यतः बात कर रहे हैं, प्राइमरली प्रोवाइडेड इन द ब्रिजेस, देखो आ गई बात, रेलवे ब्रिजेज अगर आप देखोगे मतलब ब्रिजेस में ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है ब्रिजेस, बट आर आल्सो कॉमन इन, देखा होगा आपने बिल्डिंग में भी, कॉमन बिट आर आल्सो कॉमन, वेरी कॉमन, दिस इज द वेरी कॉमन that are very common in buildings, आपने देखा होगा, अभी मैं बताता हूं बिल्डिंग में आपको कहां दिखाई पड़ेगा, where heavy connection load, where heavy, ये कहां पे लगाओगे, जहां पे heavy concentrated load का मतलब होता है पॉइंट लोड, heavy concentrated load from upper story, फ्रॉम अपर मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग है तब की बात कर रहा हूं, फ्रॉम अपर स्टोरी कॉलम, ठीक है, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, जैसे डाइनिंग हॉल है, अगर आपको क्लियर स्पेस चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, तब आप यूज करोगे, क्लियर स्पेसिंग की ज़रूरत है आपको। दूसरा बात है क्लियर स्पेस, रेस्टोरेंट वगैरह में आप यूज कर सकते हो इसको,
कैसे, देखो क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि कई बार आपने गांव में देखा होगा, कि इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठी रहती हैं। कैसे, सपोज दैट कि कई माले की बिल्डिंग है और आपको आगे जो है, जो कमरा आपने बनाया, डाइनिंग हॉल बनाया, रेस्टोरेंट का कोई पार्ट है, कई बार लोग पार्टी करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एकदम खुला स्पेस होना चाहिए। अब उस खुले स्पेस के लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे कॉलम प्रोवाइड ना करो, क्योंकि कॉलम रहेगा तो आप देखोगे कि बीच में कॉलम अगर रहेगा तो उससे आपको देखने में दिक्कत होती है। कई बार आपने क्लासरूम में भी देखा होगा कि बीच में कॉलम आ जाता है तो बच्चों को देखने में दिक्कत होती है। अगर वहाँ पे प्लेट गर्डर यूज कर लिया होता तो उस कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लेट गर्डर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर मान लिया कोई कंसंट्रेटेड लोड, मतलब ये है कि ऊपर से कोई पॉइंट लोड आ रहा है और वो दूसरे वाले ऊपर वाले कॉलम का दूसरे वाले कॉलम में ट्रांसफ़र करना है, ठीक, और आपको नीचे कॉलम नहीं देना है मान लिया, तो आप क्या करो, आप साइड में कॉलम दे सकते हो, दीवार में सटा करके कॉलम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन बीच में अगर कोई कॉलम आ जाता है तो आपको क्लियरिंग स्पेसिंग नहीं मिल पाएगी, आप इजीली मूव नहीं कर पाओगे। और पार्टी वगैरह जो लोग मनाते हैं या होटल होता है वहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग स्पेसिंग थोड़ा खुला ही रहता है, ओपन रहता है, ताकि आसानी से लोगों का मूवमेंट हो सके और देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में, जो भी आप कॉमन में देख सकते हो, ठीक है। चल, ब्रिजेज में मैंने बता दिया, तो यूज पूछ लेगा तो आप कम से कम यूज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कह रहा है रिविटेड स्लैश बोल्टेड प्लेट गर्डर आर economically used between 15 मीटर टू, मतलब 15 मीटर से लेकर के अगर 30 मीटर स्पैन है तो आप कोशिश करो कि आपको रिविट और बोल्ट की सहायता से आप यूज कर सकते हो। ये आपके लिए इकोनॉमिकल बैठता है, क्योंकि आपके पास स्पैन अभी 15 से 30 मीटर है, मान लो स्पैन बहुत ज़्यादा हो गई 100 मीटर 200 मीटर, तब आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत लगता है कनेक्शन बनाने में, आपको ड्रिल करना पड़ेगा, फिर बोल्ट लगाओगे, रिविट लगाओगे, उसको टाइट करोगे, तो बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। और पैसा ही गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, जो कि हमेशा दिक्कत रहती है। तो इसलिए ध्यान रखा जाता है कि आपको इकोनॉमिक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब भी आप एज अ डिज़ाइनर अगर आप हो तो आपका काम है कम से कम पैसे में आपकी चीज़ें तैयार हो जाएँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि इसमें अगर आपको स्पैन अगर बढ़ जाती है, तो मैं दूसरा पॉइंट अगर इसी में मेंशन करूं, वेल्डेड प्लेट गर्डर, वेल्डेड कब यूज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डेड, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। वेल्डेड प्लेट गर्डर may be used up to 100 मीटर, क्योंकि स्पैन अप टू 100 मीटर, कॉमा ट्रस प्लेट गर्डर, कॉमा ट्रस। अब इसके देखिए इसने ये बताया है कि वेल्डेड प्लेट गर्डर अगर रहेगा तो आप 100 मीटर तक अगर है तो आप कोशिश ये करिए कि आप यहाँ पे वेल्ड कर दीजिए। अगर आपका सपोज दैट कोई ब्रिज बनाने जा रहे हो, रेलवे ब्रिज है, कहीं से रिवर पास हुई है, तो आप ये देखिए कि वहाँ पे स्पैन अगर 100 मीटर तक है तो कोशिश करिए वेल्ड लगाइए, इससे आपका इकोनॉमी अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू बोल्ट एंड रिवेट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करें, अगर स्पैन 100 मीटर से भी ज़्यादा है तब हम क्या करते हैं। अगर स्पैन 100 मीटर से भी ज़्यादा है तो हम लोग यूज करते हैं ट्रस प्लेट गर्डर, इसका यूज करते हैं। और आपने देखा भी होगा जब कोई ब्रिज बहुत बड़े बड़े रहते हैं तो वहाँ पे ट्रस प्लेट गर्डर, यमुना ब्रिज भी देख सकते हो इलाहाबाद का, मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ ट्रस प्लेट गर्डर मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन। तो लार्ज स्पैन रहेगी तो वो 100 मीटर तो वेल्ड, और 15 से 30 मीटर अगर है तो आप यूज करिए कि आप प्लेट यहाँ पे बोल्टेड और रिविट आपको यूज कर सकते हो। तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्शन।
कितने टाइप का यूज कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सेक्शन, किस किस तरीके के सेक्शन यूज कर सकते हो। यहां पे क्या है, इफ द डेप्थ इज लिमिटेड, पहला टाइप का कब चूज करोगे, क्योंकि इसमें कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर क्रॉस सेक्शन को आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मन हो वो ले लो, इसमें डिपेंड करता है कि आपका डेप्थ कितना है, स्पैन कितना, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फिर उसी कंडीशन पे लोड कैसा आ रहा है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर हम लोग चूज करेंगे किस टाइप का सेक्शन का यहाँ पे यूज करें। तो कई टाइप के हैं, मैं सारे डायग्राम अभी बनाऊंगा। तो ये है, इफ द डेप्थ इज लिमिटेड, इफ द डेप्थ इज लिमिटेड, अगर डेप्थ लिमिटेड कर दिया गया है, if depth is limited and loads are too large, डेप्थ लिमिटेड कर दिया गया है और लोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, तब क्या करोगे, वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर विल बी यूज, प्लेट गर्डर इज यूज्ड, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि आपने बोल्ट रिबिट क्यों नहीं यूज किया, तो मैं लिख देता हूं बिकॉज, यहां पे लिख देता हूं बोल्टेड, मैं बिकॉज करके लिखता हूं ताकि आपको बाद में याद भी रहे क्यों नहीं यूज किया गया था। बिकॉज बोल्टेड और रिबिटेड बॉक्स आर कॉस्टली, ठीक है। दैट इज बोल्टेड एंड रिबिटेड बॉक्स प्लेट गर्डर इज कॉस्टली, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से इसको प्रेफर नहीं करते हैं। चलो इसको डायग्राम के फॉर्म में भी समझेंगे। दूसरा पॉइंट इसका मेंशन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बॉक्स प्लेट girder have the advantages of great resistance to lateral buckling and torsion, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो बॉक्स प्लेट गर्डर रहता है, अगर वेल्ड के साथ यूज करते हैं तो ये टॉर्शन में भी रजिस्ट कर जाता है, और दूसरा आपका लैटरल इसकी बकलिंग नहीं होती है। लैटरल का मतलब ये होता है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी बकलिंग नहीं होती है। अब यहाँ पे एक बात ये कर लेते हैं कि कैसा आपको दिखाई पड़ेगा प्लेट गर्डर, उसको मैं बना देता हूँ। तो ये है मेरा पहला बॉक्स प्लेट गर्डर, शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ समझने के लिए। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपका दिखेगा, ये दो आई सेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज दैट ये आपका आई सेक्शन है। आई सेक्शन का एक ज़्यादातर इसमें कोशिश ये की जाती है ना कि ऐसा नहीं कि रोल्ड सेक्शन जैसा यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे मेंबर अलग अलग रहते हैं, वेब अलग रहता है, फ्लेंज अलग रहता है, सबको जोड़ के बनाया जाता है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपने वेल्ड कर दिया, यहाँ पे आपने वेल्ड कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। तो इसको बोलते हैं बॉक्स प्लेट गर्डर। बॉक्स जैसा दिखाई पड़ रहा है इसलिए इसका नाम बॉक्स। तो ऐसा ध्यान रहे, ये ऐसा नहीं कि बन के आता है, इसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हो, ये प्लेट अलग रहती है, ये प्लेट अलग रहती है, ये आपका अलग पार्ट रहेगा, ये पार्ट अलग रहेगा। अब क्या करोगे आप, इसको इसकी सहायता से ऊपर वाली प्लेट को वेल्ड की सहायता से जोड़ दोगे, यहाँ पे फिलेट वेल्ड की सहायता से जोड़ दोगे, यहाँ पे भी फिलेट वेल्ड की सहायता से जोड़ दोगे। अब फ्रेंड्स फिलेट वेल्ड लगेगा तो सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो फिलेट वेल्ड में आपने शेयर की डिजाइनिंग की थी, तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके यूज होते हैं। इसके अलावा आपको मैं और एक सेक्शन बताता हूँ, जैसे ये तो A1 मान लेते हैं, दूसरा 2 मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहता है। सपोज दैट ये है आपके पास वेब पोर्शन, ये एक तरीके का वर्टिकल मेंबर है, दिस इज कॉल्ड वेब। और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एंगल सेक्शन को लगा दिया,
कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। दिस इज द पार्ट दैट कैन बी टेकन। ठीक, ऐसा बनता है। एंगल सेक्शन का यूज करते हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी लगाओगे, ये अभी इसका यूज पड़ेगा अभी, तो इसलिए इसको बना रहा हूँ। ये एंगल सेक्शन आपका बन के आ जाएगा। थोड़ा लेंथ इसको बढ़ा देते हैं ताकि देखने में दोनों क्या है, सेम। ठीक, कुछ ऐसा यूज होता है। ऐसा आपको प्रैक्टिकली देखने को भी मिल जाएगा। और तीसरा टाइप का हम ये बना सकते हैं, थर्ड टाइप का ये बना सकते हैं। यही एंगल सेक्शन है, सॉरी यही आपका वर्टिकल है। फिर आपने क्या किया, इसको एंगल सेक्शन की मदद से इस तरीके से आप इधर भी जोड़ सकते हो, इस तरीके से आप इधर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ सकते हो। और ऊपर से आपने क्या किया, एक प्लेट को रख दिया। किसको रख दिया, प्लेट को रख दिया। ठीक है, सेम कहानी मैं नीचे बना रहा हूं। ये है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन इसको मजबूती प्रोवाइड करता है ये, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ये आपने लगा दिया प्लेट, समझने के लिए। ठीक, अब इसको कैसे जोड़ोगे, यहाँ एक बोल्ट लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, और ये आप यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन द लोड्स एंड स्पैन्स आर लार्ज प्लेट गर्डर सेक्शन आइदर विथ रिविटेड बोल्ट कनेक्टेड ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये वाला कनेक्शन कब यूज़ करोगे, ये जो 2 और 3 मैंने बनाया, ये तब यूज़ करते हैं जब आपका यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड डायग्राम में मेंशन करूँगा नोट करके। ठीक है, व्हेन द, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, व्हेन द लोड and spans are large plate girder section either with riveted या बोल्टेड, कुछ भी यूज करो, बोल्टेड, रिवेटेड और बोल्टेड, सेक्शन 2 एंड 2, सेक्शन 2 एंड 3। यहाँ पे मैं डायग्राम मेंशन कर देता हूँ, डायग्राम यहाँ पे मेंशन है 2 एंड 3। देखो यहाँ पे अगर आपका हैवी लोड रहता है और स्पैन बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो आप क्या करोगे कि इसको जोड़ोगे, जो कि आपका यहाँ पे कनेक्शन पार्ट रहेगा। तो आप या तो ये डायग्राम यूज कर लीजिए या तो ये। तो हैवी लोड रहे, स्पैन ज़्यादा रहे, तो आपको रिवेटेड और बोल्ट अगर यूज करना है तो आप क्या करो, इस वाले सेक्शन को, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इधर से भी स्टेबिलिटी है, एंगल सेक्शन की स्टेबिलिटी यहाँ से भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्लेंज कवर प्लेट इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारा चीज़ है, एंगल सेक्शन यूज़ किया तो इसको एंगल आप बोल पाओगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो कम से कम देखो, आपको ये तो पता चला कि प्लेट गर्डर देखने में कैसा लगता है, क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसकी डायरेक्टली डिज़ाइनिंग ही बता देता तो फिर आपको समझ में नहीं आता। कम से कम यार, पढ़ रहे हो चीज़ों को जानो कम से कम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके और स्टेप्स हैं कुछ, उसको डील करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि इसको किस स्पैन तक यूज करते हैं। देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन हमारा आ गया तो हमारा पढ़ना यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने टॉपिक को देखा प्रीवियस ईयर, तो एसएससी जेईई में इससे 12 क्वेश्चन पूछे गए टोटल हैं अभी तक, लेकिन ये हाल ही के दिनों में ज़्यादा पूछ रहा है। मतलब अब आपको कोई भी टॉपिक स्टील में छोड़ नहीं सकते, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोगों को लगता है कि नहीं मैं सीधे टेंशन मेंबर पढ़ के, कनेक्शन पढ़ के ही निकाल लूँगा, ऐसा भी नहीं है अब, क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं। और थोड़ा सा भी अगर हम चीज़ें टफ पढ़ने जाते हैं, अगर मैं इसी चीज़ को अगर थोड़े 2-4 पॉइंट लिखा के ख़त्म कर देते
तो आप बहुत खुश होते कि सर ने बहुत ऐसे ही ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं एक एक चीज़ को डील करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो कई लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ बोरिंग लग रही हो कि सर फालतू में एक थ्योरी बताते जा रहे हैं, आना जाना है नहीं कुछ। तो वो तो समय के अकॉर्डिंग चीज़ें पता चलती हैं कि जब क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं तब चीज़ें पता चलती हैं। ये तो अभी है कि थोड़ा सा मेहनत लगती है चीज़ों को समझने में, हार्ड, क्योंकि देखिए पहली बार पढ़ रहे हो, आपके हो सकता है कि सेमेस्टर में ना हो, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे मैंने देखा है कि चीज़ें थोड़ा सा इजी तरीके से, मतलब उतना लेवल नहीं है जितना गेट ईएस का और क्या कहते हैं बीटेक का लेवल रहता है, थोड़ा चीज़ें इजी लेवल पे हैं, ठीक है। और आपने कभी उसको पढ़ा नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन कम से कम एक बार कोशिश तो करो कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं और आप इसको अच्छे से अगर समझ लेते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। कल को अगर आप 4 दिन 5 दिन बाद नोट्स आपके पास बने रखेंगे तो आप एक बार रिकॉल कर लोगे, फिर भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं देख रहा हूँ कई लोग मतलब कंप्रेशन मेंबर वगैरह को लेक्चर को मतलब थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जितना अच्छा मतलब उसमें चला था आपका टेंशन मेंबर में या कनेक्शन में लोग देखे थे, उतना कंप्रेशन मेंबर को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। प्लीज़ उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि आपको आता है, पहली बात मैंने इसके 60 नोट्स बना के आपको दे दिए थे, तो हो सकता है कि आप इस वजह से कम देख रहे हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। कई लोगों को लगता होगा कि नहीं 60 नोट से कर ले जाएंगे, अगर प्री में तो कर ले जाओगे लेकिन मेंस में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। चल अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो देखते हैं। एलिमेंट ऑफ, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, एलिमेंट ऑफ, पता ही नहीं होगा कि प्लेट गर्डर क्या होता है, एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर, ठीक है। ये देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब किन चीज़ों से मिलकर वो बना है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाया जाता है, फील्ड पे कभी देखना जा करके कि प्लेट गर्डर कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला आपका होता है वेब प्लेट होती है, क्या होती है, वेब प्लेट। दूसरा है फ्लेंज एंगल विथ फ्लेंज एंगल रहता है, अभी आपको एंगल सेक्शन मैंने बना के दिखाया था। फ्लेंज एंगल विथ और विथआउट फ्लेंज, विथ और विथआउट फ्लेंज कवर प्लेट फॉर riveted / bolted plate girder and only flange plates, कई बार फ्लेंज प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेंज प्लेट्स फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर, तो ध्यान है कि यहाँ पे या तो आप फ्लेंज एंगल विथ और विथआउट, मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था, एक में सिर्फ एंगल सेक्शन लगाया था और एंगल सेक्शन के ऊपर भी एक बार मैंने कवर प्लेट लगाया था। तो डिपेंड करता है कि लोड कैसा आ रहा है, अगर लोड ज़्यादा है तो कवर प्लेट भी आपको लगाना पड़ेगा, ओके। चल नेक्स्ट पार्ट समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट होता है स्टिफनर, इसकी डिज़ाइनिंग हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टिफनर्स इसको बोलते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं, बियरिंग स्टिफनर हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम लोग काफ़ी टाइम देंगे। स्टिफनर की डिज़ाइनिंग से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि प्लेट गर्डर के पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो स्टिफनर है, अब स्टिफनर भी इसमें कई तरीके के होते हैं। स्टिफनर में इसका नाम दिया जाता है, एक तो बियरिंग स्टिफनर होता है, दूसरा नाम आता है ट्रांसवर्स स्टिफनर बोलते हैं। बियरिंग स्टिफनर का मतलब है कि लोड आ रहा है, उसके जस्ट नीचे आपने स्टिफनर लगा रखा है, तो उसको बोलते हैं बियरिंग। एक एक करके डील करेंगे। एंड लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, इसको लॉन्गी लेंथ के अलॉन्ग प्रोवाइड करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल, या इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल। तो इस चीज़ का आपको याद रखना चाहिए, और एक एक करके डील करेंगे, डायग्राम से भी बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल कैसा दिखाई पड़ता है और आपका ये कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका आता है स्प्लाइस। तो ये स्प्लाइसेस फॉर
एंड फ्लेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि इतने पार्ट हैं जिससे मिला करके इसको सबको जोड़ने के बाद में आपका प्लेट गर्डर तैयार होता है। तो अच्छे से देख लो, कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड इन द प्लेट गर्डर। तो अच्छे से समझना है कैसे कैसे बनेगा। आपको एक वेब प्लेट चाहिए, फ्लेंज प्लेट चाहिए, उसके अलावा स्टिफनर की जरूरत पड़ती है जिसमें कि बियरिंग ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल या इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। उसके अलावा स्प्लाइस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार क्या होता है कि आपके पास हो सकता है कि उतनी लेंथ का आपके पास वेब अवेलेबल ना हो, तो हो सकता है कि दो वेब को जोड़ करके आपको, एक ऊपर वेब है एक नीचे वेब है, दोनों को जोड़ना पड़े, तो उसके लिए आपको स्प्लाइस यूज़ करना पड़ेगा। अब स्प्लाइस का टॉपिक मैंने कंप्रेशन मेंबर के बाद वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था कि व्हाट इज स्प्लाइस। स्प्लाइस का काम होता है कि लेंथ को इंक्रीज करना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो स्प्लाइस का काम आपको समझ में आ गए। अब देखो, इसको समझना अगर है तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम को चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएँ। देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ को रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डायग्राम बड़ा बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे बाद में लिख देता हूँ। एंड लॉन्गिट्यूडनल और इसको हॉरिजॉन्टल में लिख सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलो, यहाँ पे पॉइंट था, मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ट्रांसवर्स कामा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड लॉन्गिट्यूडनल आर हॉरिजॉन्टल, ताकि स्पेस बचाना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मेरे को डायग्राम बड़ा बनाना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है, देखने में आपको लगेगा दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए ताकि देखने में डायग्राम आपका बेटर। चलो, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहां से लाइन मैंने बनाई, क्योंकि डायग्राम से अगर आप समझ जाओगे तो फिर चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। ये है कुछ ऐसा, इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। एक मिनट वेट। कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, इसी में हमको समझना है सारी कहानी। चलो, अब यहाँ पे जो टॉपिक आता है आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ से सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट, नीचे से आर रिएक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। चलो, अब देखो, यहाँ पे कई तरीके के स्टिफनर आपके हो सकते हैं। पहला, जैसे इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ये आपका पोर्शन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। दिस इज द पोर्शन फॉर एंगल सेक्शन। दो लाइनें बनेंगी। अब ये लाइनें किसकी हैं ये आपको दिखा देता हूँ। सेम ऊपर और नीचे दोनों में रहेगी, इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज द लाइन। डायग्राम देखो, समझ जाओगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ही सारी चीज़ें समझाई जा सकती हैं। ठीक है, ये भी एक लाइन आप बना लीजिए। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ा गया है इससे, ये बियरिंग स्टिफनर इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बियरिंग स्टिफनर। इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक, चल, ये एंगल सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, जिसको जोड़ रहे थे आप पहले से। अभी मैं सारा डायग्राम और बनाऊंगा, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसको जोड़ रहे, थोड़ा दूरी पे बनाओ ताकि आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बना सकें। ये बोल्ट है या रिविट है, कुछ भी है, इसके माध्यम से आप जोड़ रहे हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस तरीके से इसको जोड़ जा रहे हो। थोड़ा स्पेसिंग पे बनाते हैं ताकि आपको जल्दी यहाँ पे बना सकें,
टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता है। एग्जाम में इस पे IAS मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, डिज़ाइन ऑफ स्टेपनर या उसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है आपके रिविट बोल्ट की सहायता से आप इसको जोड़ते हो तो ये दिखाई पड़ेगा आपको, वेल्ड करोगे तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। ये है, इसको बोलते हैं एंड बियरिंग स्टिफनर, इसका नाम है एंड बियरिंग। इसकी डिजाइनिंग हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एंड बियरिंग स्टिफनर। ठीक है, एंड बियरिंग स्टिफनर, एंड पे लगा है इसका इसलिए नाम पड़ गया स्टिफनर। बियरिंग क्यों? क्योंकि इस पे बियरिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बियरिंग। ठीक, चल अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका आएगा, दिस इज द डायग्राम। इसमें कुछ वर्टिकल लगाए गए हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लगाए गए हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि सपोज दैट दिस इज द डायग्राम, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, और वर्टिकल से इसकी जो डिस्टेंस रहती है वो लगभग पॉइंट DW। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप जो यूज़ कर पा रहे हैं 1 2 कितना भी लगा सकते हो, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, 4 5 6। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप यहाँ पे लगा रहे हो कुछ ऐसे ही सेम कहानी। फर्दर कुछ इसमें इंटरमीडिएट होंगे, कुछ एंड होंगे। इसको रफ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये कुछ दिखाई ऐसा पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। जब कभी देखना, जब रिवर से गुजरोगे कहीं रिवर पे देखना, तो ये आपको साइड से दिखाई पड़ेगा, टॉप से नहीं देख पाओगे उसको, क्योंकि ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है। साइड से देखना, कभी किसी रिवर के पास जाना और वहाँ से अगर रेलवे ट्रैक गुजरा होगा तो आपको साइड से ये चीज़ दिखाई पड़ेगी। कौन सी? ये आपको बोल्ट और रिवेट दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, चल अब यहाँ पे चीज़ें जो आ रही हैं वो आपका, दिस इज द डायग्राम। ये आप यूज कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड डायग्राम, इसमें भी आप यूज कर पाओगे, फिर आप यहाँ पे लगा पाओगे। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर बोलते हैं। ठीक है, फिर फर्दर आप यहाँ पे बोल्ट रिविट लगाओगे, क्योंकि इसमें कुछ वर्टिकल यूज हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल यूज हो रहे हैं। अब सबका नाम मैं अभी दूंगा, पहले इसको बना देता हूँ अच्छे से डायग्राम, क्योंकि इसको बार बार बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए चीज़ों को यहीं पे बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, दिस इज द पार्ट जिसमें हम लोग यूज कर पाएंगे। देखिए, डायग्राम मेंस में पूछा गया है IAS में, तो इसलिए मैं इसको बना देता हूँ। है कुछ भी नहीं, एक बार बना लोगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर चीज़ें आपकी बन जाएंगी आसानी से। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, अभी मैं इनको सबको नाम दूंगा, तो पहले इसको बना देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने कोई बियरिंग प्लेट लगा देखा है, सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट लोड आ रहा है ऐसे करके, सपोज दैट P लोड आपने लगाया, तो यहाँ पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 45 डिग्री पे होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका आता है वर्टिकल और इंटरमीडिएट, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, मैं इस डायग्राम को समझ लो कि ये एक सिंपली सपोर्टेड है, उसके दूसरे साइड एक आपका सिंपली सपोर्टेड होगा। यहाँ से आपको देखोगे इसके ऊपर से ट्रेन वगैरह निकलती है। ठीक है, तो ये ऊपर से निकलती है, ये साइड से आपको कवर कर रखा होता है। ठीक है, जैसा सामने से बना रहा हूँ ऐसा पीछे भी होता है। ठीक है, जो सामने से मैं बना रहा हूँ ऐसा पीछे भी होता है। तो ऐसे देखो, जैसे मैं ट्रेन ऊपर से निकल रही है, तो ये इधर साइड में जो दिखा रहा हूँ मैं, ये इधर साइड का दिखा रहा हूँ, इसके पीछे साइड भी होता है, बोर्ड के पीछे साइड भी आप देख सकते हो। ठीक, चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला बचता है, इसका स्पेसिंग थोड़ा कम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। दिस इज द स्पेसिंग, और इसका जो रहता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल और इंटरमीडिएट स्टिफनर। तो इसका जो नाम रहता है, ये जो प्रोवाइड किया जाता है, ये जो है, ये जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं दैट इज कॉल्ड, ये है आपका, दिस इज, कुछ इस तरीके से कुछ भी बोल्ट बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको आपने जोड़ दिया है किसी
टैक बोल्ट की सहायता से आप इसको जोड़ दीजिए तो आपका ये तैयार हो जाए। अब इसको साइड से देखने में कैसा दिखाई पड़ेगा वो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये है आपका वेब पोर्शन, जो वेब को मैंने बनाया। दिस इज वेब पोर्शन, काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी वेब की। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास एंगल सेक्शन है, क्या है, एंगल सेक्शन। तो आप एंगल सेक्शन को यहाँ पे लगा दोगे। एंगल सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको लैटरल स्टेबिलिटी और सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द एंगल सेक्शन, कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर आपने क्या किया, एक प्लेट लगा दिया इस तरीके से। इस प्लेट को आपने रिविट्स, बोल्ट, इस तरीके से आप इसको बांध दोगे। यहाँ पे आप भी लगाओगे टैक बोल्ट की सहायता से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खाली स्पेस छूटा हुआ है, इसका नाम होता है फिलर प्लेट। तो यहाँ पे फिलर गैप ऑफ फिलर, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे एक प्लेट का क्रॉस करके मैं बना रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अ गैप विच इज फिल्ड बाई फिलर प्लेट, विच इज फिल्ड बाई फिलर प्लेट। यहाँ पे फिलर प्लेट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसका रीजन मैं बताता हूँ। अभी पहले डायग्राम बना लेता हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर। जैसे यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका स्पेस रहेगा। ये एंगल सेक्शन यहाँ पे भी बना दोगे, ये एंगल सेक्शन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लेट की सहायता से आप इसको जोड़ दोगे। और ये रिविट आपने लगा रखा है, ये रिविट है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या किया गया है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ा गया है फिलर प्लेट के लिए। दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट। ऐसा क्यों करते हैं इसका रीज़न मैं बताता हूँ। फिलर प्लेट, देखो होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे अगर यूज करते हो क्या, कि जैसे ये ऊपर की प्लेट है, जो सबसे टॉप प्लेट आपने कवर प्लेट लगाई है, अगर वो डायरेक्ट वेब के कांटेक्ट में आ गई, ये वेब है, ये क्या है आपकी, दिस इज फ्लेंज प्लेट होती है। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो वो बियर हो सकती है, क्रश हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर डायरेक्ट लगा दोगे और इसको आपने यहाँ तक बढ़ा दिया, तो जैसे ही प्लेट का लोड उसके ऊपर आएगा तो वे बकल कर सकती है, वहाँ पे है। इसलिए क्या करते हैं, बीच में एक फिलर प्लेट जैसे टुकड़ा नहीं होता लोहे का है, उसको फिल कर देते हैं उसके अंदर है, ताकि क्या हो कि जो लोड आए वो पहले किसके ऊपर, फिलर प्लेट पर है। क्योंकि फिलर प्लेट अगर फेल कर गई तो उसको हटा लेंगे, बाद में फिर से दूसरी प्लेट भर देंगे, तो वो चीज़ की जाती है। तो ये एक आपका फिलर प्लेट का पर्पज होता है, ठीक है। इसको जो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल और इंटरमीडिएट स्टिफनर। दिस इज कॉल्ड, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज दैट, हाँ इसको एक और, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, इसको मैं बता दूँ। इसका जो टर्म आता है, दिस इज द D1, यहाँ से लेकर के, ध्यान रहे एंगल सेक्शन की जब एंडिंग होगी और इसकी जब एंडिंग होगी, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं D1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी थिकनेस है वेब की, इसको हम मानते हैं TW, क्या मानते हैं, TW, ओके। चलो, और क्या पैरामीटर है उनको सबको बता देता हूँ। इसको मैंने एंड बियरिंग स्टिफनर बोला, इसको मैं बोलता हूँ दिस स्टिफनर जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, बिकॉज ऑफ ये स्पैन है, देखो क्या है, ये स्पैन है और कहीं बीच में प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वर्टिकल। वर्टिकल क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टिफनर। अब आपको देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाले प्रोवाइड किए गए हैं, ये वाले जो स्टिफनर हैं, इनको मैं बोलता हूँ, इनको मैं इस डायग्राम को मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग है, ये है इसकी लेंथ, प्लेट गर्डर की जो लेंथ है उसकी लेंथ मान लेते हैं L है, और इसको लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, देख सकते हो आप कैसे है, ये हॉरिजॉन्टल 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 है, तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलोगे। और जो ये वाला स्टिफनर लगाया गया है, जैसे ये वाला मैंने बना के दिखा दिया, तो इसको आप बोल पाओगे क्या, वर्टिकल स्टिफनर। तो ये सारे नाम से आपको पता होना चाहिए। और जिसको एंड पे प्रोवाइड करोगे तो उसको बोलोगे आप एंड। तो ध्यान रहे, यहाँ पे कंप्रेशन फ्लेंज है, यहाँ पे ये है आपकी, दिस इज कंप्रेशन फ्लेंज,
नीचे क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो इसको बोलोगे आप दिस इज कॉल्ड टेंशन फ्लेंज, टेंशन फ्लेंज। तो कम से कम ये आपको पता हो कि स्टिफनर क्या होता है, कैसा दिखाई पड़ता है, वो सारी कहानी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। ठीक है, चल अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बड़ा बना सकते हो जिससे आपको बोल्ट रिविट दिखाई पड़े। ये तो आप ये देखिए कि आपके पास जो प्रोवाइड किया गया है, देखो ये क्या है, साइड से आपको जब देखोगे ऐसे देखोगे, जैसे ये तो आपका साइड से देखा, लेकिन अगर सपोज दैट मैं जैसे इस डायरेक्शन में आपका प्लेट गर्डर है, अगर मैं सामने से देखूंगा जा करके तो आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी। इसको ऐसे पलट दो और अपने सामने रख लो तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, ऊपर से प्लेट दिखाई पड़ेगी जो कि ये प्लेट है, इसके अंदर भी जा करके प्लेट होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये जो एंगल सेक्शन है वो आपके इससे अटैच रहेंगे, इसलिए ये वाला जो डायमेंशन आप देख रहे थे दिस इज द एंगल सेक्शन। ऊपर वाला जो लाइन दिखी है ये प्लेट की है, नीचे वाली किसकी है, एंगल सेक्शन की है। तो साइड से आपको एंगल सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल सेक्शन को जोड़ सकते हो और इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ट्रैफिक होगा। तो इस डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक चलेगा, तो इस तरीके से हम चीज़ों को बना पाते हैं। ठीक है, चल अब हॉरिजॉन्टल हो गया, स्टिफनर हो गया। मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं जिनको मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चल यहाँ पे क्या है, D1 क्या है उसको मैं मेंशन करता हूँ। D1 है क्लियर डेप्थ ऑफ वेब, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारी कहानी डील होने वाली है। क्लियर डेप्थ ऑफ वेब दैट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर किया जाता है, मेजर्ड बिटवीन टोज ऑफ फ्लेंज एंगल, टोज ऑफ फ्लेंज एंगल। तो वहाँ से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। तो पहले आप डायग्राम ड्रा कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, फर्दर डील करते हैं। देखिए अभी क्या है, इसके ये तो हमें समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, एंड क्या होता है। अब सबकी डिजाइनिंग है, थ्योरेटिकल रहेगा, न्यूमेरिकल नहीं है आप में, बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहेंगे जिसको आसानी से आप कर पाओगे। किस डेप्थ के लिए आपको वर्टिकल कितनी डेप्थ पे प्रोवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल कहाँ पे रखना, ये सारी बातें हमको पढ़नी पड़ेंगी और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा D डिवाइड बाई TW, D1 डिवाइड बाई TW रेशियो निकालेंगे और वहाँ से सारे डिज़ाइन के कंसीडर को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। ठीक है, चल कॉपी कर लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डील करना, इसी से रिलेटेड है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट और लिखा देता हूं। ये डायग्राम आप छोटा भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा डायग्राम बनाओ। मेरे को समझाना था इसलिए मैंने बड़ा डायग्राम बनाया। आप चाहो तो इसको छोटे डायग्राम में भी इसको मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे हम लोग कि कैसे इसके स्टेप्स हैं जिनको डील करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। अब मैंने बता दिया डायग्राम से कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। अब आप एक बार अपने पास पिक्चर रखिए, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे को लिखना है बहुत सारा, तो जहाँ पे भी आएगा तो आप एक बार डायग्राम देख लोगे तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि सर वर्टिकल की बात कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल देखने में वर्टिकल लगेगा, हॉरिजॉन्टल देखने में हॉरिजॉन्टल लगेगा, बस सिंपल है। इंड बियरिंग स्टिफनर क्या होगा, जो बिल्कुल किनारे पे लगा होगा तो उसे बोलोगे आप क्या, इंड बियरिंग स्टिफनर। ठीक है, बीच में लगा होगा तो उसे बोलोगे आप इंटरमीडिएट स्टिफनर बोलोगे। तो इस तरीके से चीज़ों को आप बता सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखना तो सबसे अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो कई इमेजेज आप डाउनलोड करके देख लेना तो इससे आपको और 3D डायग्राम दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि इसका 3D डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता, इसलिए इसको बनाना मैंने उचित नहीं समझा, नहीं तो बना देता मैं, बहुत टाइम वेस्टिंग था, नहीं तो बन जाता। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका जो भी अभी तक हमने यहाँ डायग्राम बनाया उसके सबके पॉइंट को यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएं। चल आगे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, टू इंश्योर दैट वेब टेक्स ओनली
वेब टेक्स ओनली shear force, ठीक है, वेब क्या लेना चाहिए, सिर्फ shear force को कंसीडर करना चाहिए। अ गैप ऑफ 5 mm, अ गैप ऑफ, जो गैप प्रोवाइड किया था, अ गैप ऑफ 5 mm, अ गैप ऑफ 5 mm इज प्रोवाइडेड, मैंने अभी डायग्राम में मेंशन किया था, इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्लेंज प्लेट, जो आपको मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया था, जहाँ पे आपका इस तरीके से फ्लेंज प्लेट आया था और यहाँ पे एक स्पेसिंग आपने कुछ छोड़ दिया था, तो ये जो गैप होना चाहिए, ये जो फिलर प्लेट का जो गैप होना चाहिए 5 mm का होना चाहिए, ऐसा कोड ने बताया है। तो ये बात है यहाँ पे, दिस इज द 5 mm गैप, दिस इज द 5 mm गैप। ओके, चल अब बात कर लेते हैं 5 mm गैप इज प्रोवाइडेड, a 5 mm gap is provided between the flange plate and web plate, जो वेब प्लेट है उसके बीच में प्रोवाइड करते हैं, सो दैट, अब ये मेंशन कर देता हूं क्यों ऐसा किया गया था, उसका रीजन देख लो, सो दैट डायरेक्ट बियरिंग एक्शन, क्योंकि डायरेक्ट अगर प्लेट उसके ऊपर आ गई तो वेब बकल कर जाएगी, ठीक है, तो सो दैट बियरिंग एक्शन, सो डायरेक्ट बियरिंग, दैट इज डायरेक्ट बियरिंग, डायरेक्ट बियरिंग का मतलब आकर के उसको दबा देना, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बियरिंग एक्शन बिटवीन फ्लेंज प्लेट एंड वेब प्लेट्स अवॉइडेड, कम से कम कोशिश करो कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ये चीज़ आपको बता रहा है। दूसरा पॉइंट है द फ्लेंज एंगल्स मस्ट बी, वो कैसे होने चाहिए, मस्ट बी अनइक्वल एंगल्स विथ लॉन्गर लेग्स, जो लॉन्गर लेग्स हो कनेक्टेड टू फ्लेंज प्लेट, अभी ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताता हूं, फ्लेंज प्लेट टू गेट मोर बियरिंग एरिया, अब ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको देखते हैं कैसे। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास दो एंगल सेक्शन है, मैं इधर चीज़ों को रफ कर रहा हूँ, मैं इस साइड बना रहा हूँ, सपोज दैट कि आपके पास एंगल सेक्शन है, तो आपके पास सपोज दैट ज़्यादा एरिया वाला जब दो है मान लेते हैं, ये आपने लगाया, अब देखना क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब ये लेग लॉन्गर है, ये वाली शॉर्टर है, अगर मैं लॉन्गर लेग को इस प्लेट के साथ अगर कनेक्ट करा दूंगा, इस प्लेट के साथ में, तो आप देखोगे इसका जो बियरिंग एरिया वो बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर मैं शॉर्टर को कनेक्ट कराता तो इसका बियरिंग एरिया कम होता, तो जितना ज़्यादा बियरिंग एरिया होगा उतनी रजिस्टिंग कैपेसिटी क्या होगी, सेक्शन की ज़्यादा होगी। अगर अनइक्वल एंगल सेक्शन है तो कोशिश करो कि जो लॉन्गर लेग हो उसको बियरिंग प्लेट से या प्लेट से कनेक्ट करा दो, ताकि इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यही कह रहा है फ्लेंज ऑफ प्लेट टू गेट मोर बियरिंग एरिया, इससे क्या हो जाएगा, उसका बियरिंग एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, द साइज ऑफ फ्लेंज एंगल, ये क्वेश्चन पूछा गया ईएस में है, द साइज ऑफ फ्लेंज एंगल, द साइज ऑफ फ्लेंज एंगल शुड बी सच दैट they should form at least one third of total flange area, ठीक है, टोटल फ्लेंज एरिया। तो साइज ऑफ फ्लेंज एंगल जो होना चाहिए शुड बी सच दैट कि दैट शुड बी फॉर्म एट लीस्ट 1/3 ऑफ टोटल फ्लेंज एरिया। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ फ्लेंज एंगल शुड बी सच दैट दे शुड फॉर्म एट लीस्ट 1/3 ऑफ टोटल फ्लेंज एरिया। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ
टोटल फ्लेंज एरिया। तो टोटल फ्लेंज एरिया का कम से कम 1/3 आपका होना चाहिए फ्लेंज एंगल। तो फ्लेंज एंगल कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन आपका फ्लेंज एंगल होगा। तो ये 1/3 कम से कम होना चाहिए, ठीक, इससे कम नहीं रखना है। तो अगला पॉइंट मेंशन करते हैं, चौथा पॉइंट, वर्टिकल स्टिफनर्स, वर्टिकल। अब ये सारे टॉपिक थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल टॉपिक ही आपको नंबर देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल रहेगा, सारे पॉइंट लगभग थ्योरेटिकल रहेंगे, लेकिन ये आपको नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड अंडर पॉइंट लोड, अंडर पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड के अंदर प्रोवाइड किया गया है, दीज स्टिफनर आर कॉल्ड, दीज स्टिफनर are called as these stiffness are called as load bearing, क्योंकि लोड के नीचे ही लगा दोगे तो लोड बेयरिंग स्टिफनर्स इनको बोल पाओगे। अभी डायग्राम में भी बताया था कि आपका जैसे सपोज दैट मैंने बताया था कि लोड ऐसे डायरेक्टली लगा दोगे अगर के, तो इसे बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई स्टिफनर आपने लगा रखा होगा सपोज दैट, तो ये से बोल पाओगे क्या आप, लोड बेयरिंग। अगर आपने ये स्टिफनर प्रोवाइड किया और ऊपर से कोई पॉइंट लोड आ रहा है तो उसे बोलोगे, जो स्टिफनर लोड के नीचे प्रोवाइड करोगे जहाँ पे पॉइंट लोड आएगा तो उसे बोलोगे लोड बेयरिंग स्टिफनर। ओके, चल, लोड बेयरिंग स्टिफनर हो गया। दे प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग, इसका काम क्या होता है, ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग। अब ये कहानी सब पहले बता चुका हूँ कि व्हाट इज द वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिम्पलिंग, ये सब कहानी बता चुका हूँ, क्योंकि ये पॉइंट लोड की वजह से ही होती है, वेब क्रिम्पलिंग, ठीक है, और लोकल बकलिंग, इस सब को प्रिवेंट करता है अगर आपने प्रोवाइड कर रखा होगा बियरिंग स्टिफनर। दिस इज दिस, चलो, सो दैट कि बेयरिंग एरिया विल बी मोर, इससे क्या हो जाए, बेयरिंग एरिया मोर हो जाए। तो मैं ब्रैकेट में मेंशन करता हूं, सो दैट बेयरिंग एरिया विल बी मोर, सो दैट बेयरिंग एरिया विल बी मोर। अगर बेयरिंग एरिया आपका हो जाए, मोर हो जाए, तो इसलिए ऐसा बात करते हैं। टू प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग, अगला पॉइंट है, टू प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग, टू प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग, अगर वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिपलिंग कुछ को रोकना है, वी कैन इंक्रीज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, वी कैन इंक्रीज थिकनेस ऑफ वेब प्लेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वेब प्लेट की क्या करो, थिकनेस यहाँ पे बढ़ा दो, वेब प्लेट, और इंक्रीज विथ ऑफ बीम प्लेट, और इंक्रीज द विथ ऑफ बियरिंग प्लेट। तो जो भी बियरिंग प्लेट आप यूज कर पा रहे हो, कैसे देखोगे इसको दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं डायग्राम से मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये है आपके पास, सपोज दैट ये है आपके पास प्लेट, ये इस तरीके से आपने इसको बना रखा है। फिर आप क्या करोगे, इसके पास में आप एंगल सेक्शन यूज करोगे, ऐसे करके इस तरीके से आप चीज़ों को बनाओगे। ऐसे नीचे भी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके आपने क्या कर दिया। चल, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा यूज़ किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, अगर बकलिंग अब होगी, अकर जो अकर होगी वो कहाँ से अकर होगी, वो सीधे यहाँ से बकलिंग आपकी अकर होगी, इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, दिस इज कॉल्ड वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिम्पलिंग। तो ये जो बकलिंग होगी फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड बकलिंग, बहुत कम होगी, यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं बना दिया हूँ। देखिए ये क्या होगा, इसके बीच में होगा, थोड़ा सा बकल करेगा, ऐसा करके मैं डायग्राम थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कुछ। इस दिस इज कॉल्ड ये, तो दिस इज कॉल्ड क्या, इसको क्या बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिम्पलिंग,
दोनों नाम सेम होते हैं। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे बेयरिंग एरिया विल बी मोर, टू प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग वी कैन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वेब। या तो आप इसकी थिकनेस बढ़ा दो, जो TW है, या तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, या फिर आप करिए क्या, इंक्रीज द विथ ऑफ बेयरिंग प्लेट। तो इसके ऊपर जो बेयरिंग प्लेट आप यूज़ करते हो, सपोज दैट ये स्टिफनर आपने लगाया, तो इसके ऊपर जो आपने बेयरिंग प्लेट लगाते हो जिसके ऊपर लोड आता है, अगर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा दूं, दिस इंक्रीजेस, तब भी यहाँ पे वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिम्पलिंग के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये एरिया जितना रजिस्टिंग होगा उतना बेटर रहेगा, उतना एरिया आपका स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, कम। तो ये सारी कहानी यहाँ पे हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कुछ डिज़ाइन स्टेप हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अब आपके 100% चांस है कि क्वेश्चन आना जरूरी है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि डिजाइनिंग स्टेप्स में 4-5 स्टेप्स हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है कि D1/TW का रेशियो क्या होना चाहिए, वो सारी कहानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलता हूँ बियरिंग प्लेट। दिस इज कॉल्ड बियरिंग प्लेट, इसको बोलते हैं बियरिंग प्लेट। ये वहीं पे प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे आपका पॉइंट लोड आता है, बहुत हैवी पॉइंट लोड आ गया आपका किसी कॉलम का, तब आप इसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, चल मैं अब रफ करूँगा चीज़ों को, क्योंकि आपने शायद मुझे लगता है लिख लिया होगा। अब देखो एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर बैठना, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे एग्जाम में पूछने वाले हैं। अभी तक ये समझाना जरूरी था कि प्लेट गर्डर देखने में कैसा लगता है, क्या था कहानी। जब तक ये नहीं समझाऊंगा तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए मेरी क्लास में हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन कोई भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ, एक एक चीज़ लिखवा देता हूँ, क्योंकि अगर चाहता तो मैं इस क्लास मतलब जो टॉपिक्स थे इनको कम समय में भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अगर इनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो इसको क्या करना पड़ता है, पूरी तरीके से लिखाना भी पड़ता है। कई लोगों को मेरे कन्वेंशनल क्वेश्चन में हो सकता है बोरियत लगती हो, लेकिन अगर वो कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं निकालोगे, लगाओगे, तो कभी भी आप मेंस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। हमेशा प्री तो आपका निकल जाएगा, लेकिन मेंस में आप अटक जाओगे। इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि साथ में, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बाद में नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितना हम थ्योरी क्लास पढ़ते हैं ना, तो उसी समय ही मेंस के क्वेश्चन लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। फिर मेंस में 2-3 महीने के टाइम में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपके पहले से ही मेंस के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको है, तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो आपका कॉन्सेप्ट बनाने में लग जाएगा। इसलिए आपका वहाँ पे प्रीलिम मेंस में आपको दिक्कत आती है। तो पहले से अपनी तैयारी रखो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और स्टील एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीज़ें थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, और ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, सब स्टूडेंट कर सकते हैं, बस कंटिन्यूअस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टिफनर। चलो ये इम्पॉर्टेंट है, फुल्ली कंसंट्रेट हो जाओ इस चीज़ों को समझने के लिए। हेडिंग है इम्पॉर्टेंट कंडीशन, इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिफनर, डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें अलग अलग कंडीशनें बनेंगी जिनको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, मतलब इस पे आज का लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और होगा, तब जाके आपका प्लेट गर्डर और स्टिफनर पूरा खत्म हो जाएगा। देखो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है, अच्छे से पढ़ना है। पहला कंडीशन ये कह रहा है इफ D1/TW। अब ये D1/TW मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। D1 क्या था, मैंने बताया था कि एंगल का जब एंड होता है, दूसरे एंगल की शुरुआत, दोनों एंगल के बीच की जो डिस्टेंस थी, वो जो एंगल सेक्शन मैंने बनाया था, दिस इज कॉल्ड D1। तो क्लियर स्पेसिंग आपकी हो जाती है। वो डिसाइड करेगी D1/TW, जो थिकनेस, जो वेब की थिकनेस है वो डिसाइड करेगी। उसके बिहाफ पे हम चीज़ों को स्टिफनर लगाएंगे। तो दिस इज अगर ग्रेटर देन 90 आता है, अगर ये रेशियो D1 आप निकाल सकते हो कैसे, या तो डायग्राम देगा, और नहीं भी देगा तो आपको ये बता देगा कि D1 इसमें क्या है, ये क्लियर स्पेसिंग है क्या है, वो बता देगा। और आपको जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, ध्यान रहे कि TW लेना है, प्लेट की थिकनेस को नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको प्लेट, क्वेश्चन में आपको प्लेट की भी थिकनेस मेंशन करेगा, जो भी अभी आपने टॉप पे लगा रखी थी। उसके अलावा आपको मेंशन करेगा कि जो आपका आई सेक्शन होगा या कुछ भी होगा, उसकी जो प्लेट है, वर्टिकल मेंबर है, उसकी थिकनेस मेंशन किया होगा, दैट इज कॉल्ड वेब। तो वेब और आपको प्लेट दोनों मेंशन किया, तो ध्यान रहे, ऐसा मत कर देना गलती से कि D1 डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ प्लेट। ध्यान रहे
d1 डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ वेब करना है। अगर ये रेशियो 90 से ज़्यादा आता है तो इस केस में हम लोग वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वर्टिकल स्टिफनर्स are provided to prevent buckling of web, वेब की बकलिंग को रोकने के लिए ये रेशियो अगर 90 से ज़्यादा है तो वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। देखिए बकलिंग कहाँ कर होता है, टेंशन में तो बकलिंग कर नहीं होता है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन, ध्यान रहे डायगोनल कंप्रेशन होगा। चलो इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाऊंगा। सपोज दैट जैसे शो में आपने पढ़ा होगा, ये मैं स्ट्रेस का डायग्राम बनाता हूँ जिसमें मान लेते हैं कि स्ट्रेसेस आपकी क्यू स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस आ रही है इस तरीके से, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस, ठीक है। चलो इसमें एक एलिमेंट बनाते हैं समझने के लिए जो शो में आपने पढ़ रखा है, शियर स्ट्रेस डायग्राम। तो एक साइड में तो कंप्रेशन आएगा, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायग्राम आपने बनाया, और एक साइड में आपका आएगा दैट इज दिस। तो देख सकते हो कि इसका अगर मैंने वेब जो है, वेब का मैंने एक एलिमेंट बनाया। अब इसको समझने के लिए आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट ये आपके पास स्टिफनर है और आपने क्या किया, इसको ये आई सेक्शन है, आपने सपोज दैट दिस इज द आई सेक्शन और दिस इज द आई सेक्शन, ये आपने इसको बना दिया, ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे। और फिर आपने क्या किया, इसको एक एंगल सेक्शन के माध्यम से इसको आपने क्या किया, किसी एंगल सेक्शन के माध्यम से, ठीक है, आपने क्या किया, इसको एंगल सेक्शन के माध्यम से आपने इसको ऐसे बस समझ लेते हैं। ये एंगल सेक्शन से आपने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। तो जब आप इसको एंगल सेक्शन से जोड़ोगे तो फ्रेंड्स होगा क्या, दिस इज द एंगल सेक्शन। तो जो वेब बकल अकर करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, दिस इज कॉल्ड वेब। तो दिस इज कॉल्ड वेब, ये जो सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड वेब बकलिंग। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अब ध्यान रहे जब लोड आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रहे कि वेब जो आता है उसमें शियर आता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको शियर डायग्राम बनाया, इसको शियर डायग्राम बनाया। और आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला पढ़ रखा होगा, सिग्मा P1 P2। अगर आपका सिर्फ यहाँ पे शियर स्ट्रेस काम करता है तो आंसर आता है प्लस माइनस टाउ, और टाउ की वैल्यू क्या है, एक में प्लस क्यू रहेगी, एक में क्या रहेगी, माइनस क्यू रहेगी। तो सिग्मा P1 तो आपका ये आ जाएगा, सिग्मा P2 आपका ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक में आपका टेंसाइल आया है तो ये प्लस क्यू लिखा गया, और एक में कंप्रेशन आया जो कि ये लिखा गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे चीज़ें बकल होंगी जब कंप्रेशन आपका ऐसे दबाएगा, जब यहाँ पे कंप्रेस होगा, चीज़ें कंप्रेस होंगी तो ये वेब जो पोर्शन है जहाँ तक आपका एंगल सेक्शन नहीं है, यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी, बकल हो जाएंगी। तब जब ये बकलिंग अकर होगा तो इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये D1 डिवाइड बाई TW 90 से ज़्यादा हुआ तो वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। तो ये एलिमेंट था इसका, ये एलिमेंट जो मैंने बनाया, दिस एलिमेंट ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है। शियर आया इसलिए शियर बनाया, ध्यान रखिएगा। शियर का एलिमेंट क्यों बना सर, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्यों नहीं ले रहे, सिग्मा एक्स क्यों नहीं ले रहे, सिग्मा वाई क्यों नहीं ले रहे, भाई वेब क्या कंसिडर करता है, वेब सिर्फ लेता है शियर। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दूसरा, इफ दिस रेशियो, यही सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 200। देखो ये रेशियो बढ़ेगा क्यों, ये रेशियो तभी बढ़ेगा या तो आप थिकनेस कम करते जाओ, देखो थिकनेस अगर कम करोगे तो पूरा रेशियो जो आपका जो टर्म होगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर थिकनेस आपकी नीचे का टर्म अगर आप बढ़ाते जाओगे तो कम होता जाएगा, अगर नीचे का टर्म कम करते जाओगे तो ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात है डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो तब भी ये रेशियो बढ़ेगा, थिकनेस बहुत कम करोगे
तब भी ये रेशियो क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है और दूसरी बात TW पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये रेशियो अब बढ़ गया। अब देखो 90 से ये बढ़ा दिया आपने, तो इसमें और ज़्यादा बकलिंग के चांसेस होंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब देखो अभी तक वर्टिकल की जरूरत पड़ रही थी, अभी तक आपने क्या किया, इसको जा करके मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझाया था कि वर्टिकल स्टेपनर क्या होता है। अगर वर्टिकल स्टेपनर होता है तो कि वर्टिकल लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्टेपनर जो कि हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। तो ध्यान रहे, आप कभी भी घरों में भी देख सकते हो कि जब प्रैक्टिकली लेंथ बढ़ जाती है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्टेपनर भी क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्टेपनर्स horizontal stiffeners are longitudinal stiffeners are provided above neutral axis से ऊपर प्रोवाइड करना पड़ता है at a distance of 0.2 DW। ये बात मैंने लिखाई भी थी कि ऊपर से टॉप मोस्ट फ्लेंज से हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्टेपनर प्रोवाइड तब करेंगे जब D1 डिवाइड बाई TW ग्रेटर देन 200 हो जाएगा, तब हम हॉरिजॉन्टल स्टेपनर प्रोवाइड करेंगे, वो भी टॉप मोस्ट फ्लेंज से कितना दूरी पे, 0.2 इंटू DW। और DW क्या, डेप्थ ऑफ वेब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कंप्रेशन फ्लेंज। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, कंप्रेशन फ्लेंज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है उसको मैं लिख देता हूँ, क्यों ऐसा किया गया है तो ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। दे प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है। तो ये कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान ना एटा, ये आपको तब प्रोवाइड करोगे जब इसको प्रिवेंट करना होता है, बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो जितना ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वर्टिकल तब तक प्रोवाइड करोगे जब तक रेशियो कम रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, बाहर की तरफ निकलने के चांस ज़्यादा होंगे, तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल स्टेपनर भी प्रोवाइड करोगे। तो हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, चीज़ों को और रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, थर्ड पॉइंट है इसका, इफ D1 डिवाइड बाई TW ग्रेटर देन 250। अब आपने क्या कर दिया, देखो अभी तक क्या चीज़ें थी, अभी 90 हमने पढ़ा, उसके बाद हमने 200 पढ़ा, अब ये चीज़ें बढ़ के और बढ़ गई। मतलब अब थिकनेस या तो आपकी कम हो रही होगी या तो डेप्थ बढ़ रही होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही। देखो थिकनेस जितना कम होती जाएगी, मेंबर जितना थिनर होगा उसका स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाएगा, और जितना स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाएगा उतना ही उसके बकलिंग के चांस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, एडिशनल हॉरिजॉन्टल, अब देखो ये एडिशनल आ गया, एडिशनल हॉरिजॉन्टल बोलो या लॉन्गिट्यूडनल बोलो, एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल एक्सिस। तो ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या निकला, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। अगर 200 रहता है तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करना है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। अच्छा, अगर ये चीज़ बढ़ के 250 हो जाती है, अब आप क्या करिए, बीचों बीच प्रोवाइड करिए। क्यों, क्योंकि अब इतनी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, 250 वैल्यू बढ़ गई है, तो अगर आप बीच में प्रोवाइड कर दोगे, बीचों बीच में, इससे क्या होगा, ऊपर की भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और नीचे की भी मैनेज हो जाएंगी। तो न्यूट्रल एक्सेस पे इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे का दोनों को हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, ना ऊपर की बकलिंग होने देते हैं, ना नीचे वाले पोर्शन की बकलिंग होने देते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या फ्रेंड्स है, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे, देखो सबसे ज़्यादा फर्क क्यों पड़ता है आप समझना, लोड सिंपली सपोर्टेड डिजाइन करते हैं। देखिए न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर कंप्रेशन रहेगा, न्यूट्रल एक्सेस के नीचे टेंशन रहेगा। नीचे टेंशन है, कोई बकलिंग का चांस ही नहीं होगा।
न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर ही क्या है आपका सबसे ज़्यादा कंप्रेशन है। लेकिन यार आप एक हद से ज़्यादा लेंथ और सॉरी डेप्थ बढ़ा दोगे, थिकनेस कम कर दोगे, तो आपको क्या है इस न्यूट्रल एक्सेस पे ही आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, चलो इस बात को ध्यान देना। तो एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल एक्सेस, दीज स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सेस बिकॉज these stiffeners prevent buckling of web between vertical stiffeners, web between vertical stiffeners, ठीक है, लिखा web between vertical stiffeners due to shear force, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान है these stiffeners prevent buckling of web between vertical stiffeners due to shear force। तो यहाँ पे जो वर्टिकल स्टिफनर आप प्रोवाइड कर रहे थे कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से, ये वर्टिकल है और इनके बीच में आपने क्या किया था हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड किया था, कुछ इस तरीके से आपने प्रोवाइड कर रखा था। चलो कुछ इस तरीके की कहानी थी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि दीज स्टिफनर्स आर प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर ड्यू टू शेयर। तो ये जो वर्टिकल स्टिफनर है ना, इनके बीच में क्या होता है, जो बकलिंग ये हो सकती है, ये बकलिंग इसकी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाले हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच में बकलिंग ना हो इसलिए प्रोवाइड करते हैं। अभी तक बकलिंग कहाँ हो रही थी, ऊपर हो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता है कि अगर लेंथ बहुत बढ़ेगी ना तो जगह जगह से बकलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज दैट कि आपके पास बहुत लेंदी वायर है या कुछ भी थिनर मेंबर है, अगर आप उसको सही से, जैसे वायर है समझ लो ऐसे तरीके से, इस वायर के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट इतनी ज़्यादा लेंथ इसकी बढ़ा दी गई है, जैसे सपोज दैट ये बहुत ज़्यादा, इस पर जैसे ही कंप्रेशन आएगा तो हर जगह से ये बकल कर सकता है, इसलिए हर जगह पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर 250 रेशियो हुआ तो आप वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करके रोक पा रहे थे। मान लिया आपने यहाँ पे 0.2 DW डिस्टेंस पे आपने एक तो प्रोवाइड किया और न्यूट्रल एक्सेस आपकी ये है सपोज दैट, तो आपको क्या कर, अब देखो आपने यहाँ तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अब बीच में आके बकल हो गया तो आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी बकलिंग हुआ तो आपका मेंबर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दिस इज द रेशियो। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, ये तो आपका हो गया वर्टिकल स्टिफनर ड्यू टू शियर फोर्स। फोर्थ पॉइंट, इफ D1 divided by TW greater than 400, then the section must be, redesigned। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीडिज़ाइन। अगर 400 से ज़्यादा ये रेशियो हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सेक्शन फिर से रीडिज़ाइन। आप थिकनेस बढ़ाइए, इसकी वेब की थिकनेस चेंज करिए, प्लेट की थिकनेस चेंज करिए, बिच चेंज करिए, सारी चीज़ें आपको फर्दर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब होता है रीडिज़ाइन। अब ध्यान है कि शुरुआत में वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड किया है और बाकी 2 केसों में आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे मिलेगा और पूछा भी गया है, ऐसा नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। ये कहानी स्टिफनर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको दिमाग में बैठा लो, 90 से ज़्यादा है तो वर्टिकल स्टिफनर। जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो हॉरिजॉन्टल पे ध्यान आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सपोज दैट वर्टिकल, देखिए वर्टिकल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, देखिए ये पोर्शन है, आपने वर्टिकली इसको रोकना है, आपने वर्टिकली इसके साइड से कुछ लगा दिया तो ये थोड़ा बहुत तो ऐसे रोक लेगा आपकी बकलिंग को ऐसे करके, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इसकी लेंथ बढ़ाते जाओगे बहुत ज़्यादा तो इसकी जगह जगह से बकलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, कहीं यहीं बकल हो रहा है, कहीं यहाँ से बकल हो रहा है, कहीं यहाँ से बकल हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यही स्टिफनर है, ये वर्टिकली है एक तरीके से, तो आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल पर फोकस ज़्यादा हो जाता है अगर आपका D1/T, क्योंकि वर्टिकल से कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। मान लिया आप वर्टिकली प्रोवाइड करते जा रहे हो, वर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसको क्लियर स्पैन आसानी से मिल जाएगी। चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट की, थोड़ा सा एट द सपोर्ट। ये तो कहानी डिज़ाइन की हो गई, एट द सपोर्ट, एट द सपोर्ट। सपोर्ट
स्टिफनर की बात कर रहे हैं। एट द सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं उसको लिखा देता हूँ। एट सपोर्ट टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ फ्लेंज प्लेट and buckling of web वेब को अगर आपको रोकना है, वेब प्लेट ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन end bearing or stiffeners are used। end bearing stiffeners इसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, स्टिफनर्स, क्योंकि उससे डिजाइनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, आर यूज्ड। ठीक है, चल ये क्या कह रहा है, सपोर्ट पे क्यों प्रोवाइड करते हो, जो सबसे एंड में स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है, ये क्यों प्रोवाइड किया, एट द सपोर्ट टू प्रिवेंट द बेंडिंग ऑफ फ्लेंज, जो फ्लेंज पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा था प्लेट का, एंड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन कैसे, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये सपोर्ट रिएक्शन मैंने बनाया था और ये मैंने सारी कहानी ऊपर की दिखा रखी। सपोज दैट यहाँ पे आपने एक स्टिफनर प्रोवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मैंने दिखाई थी, इस तरीके से ऐसे करके। इसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ से एक रिएक्शन जनरेट होता है सपोर्ट से, जो कि कंप्रेशन इन नेचर होता है। तो ये क्या कर सकता है, देखो क्या होता है, जैसे इधर से ज़्यादा रिएक्शन आएगा तो यहाँ पे जो प्लेट आपका पोर्शन दिखाई पड़ता है, ये वाला पोर्शन, ये बकल कर जाएगा, या तो वेब बकल कर सकती है, जो ये पोर्शन देख रहे हो, तो कंप्रेसिव की वजह से ही बकलिंग होती है। तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखिए, बकलिंग जब भी अकर करेगी वो आपका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का। इफ बियरिंग स्टिफनर्स, इफ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ बियरिंग स्टिफनर्स are used are the only means of providing क्यों प्रोवाइड करते हैं उसका रीजन, प्रोवाइडिंग टॉर्सनल रिस्ट्रेंट रोकने के लिए करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड, मतलब टॉर्सन को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, कॉल्ड टॉर्सनल स्टिफनर। तो इनका काम ये भी होता है, अगर ये एंड पे प्रोवाइड किए गए तो इनका एक नाम और हो जाता है, टॉर्सनल स्टिफनर्स। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अदर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग, इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है, अदर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग, दूसरा रीजन इसका हो जाता है टॉर्सनल रिस्ट्रेंट, मतलब टॉर्सन में इसको, क्योंकि एंड पे प्रोवाइड किया गया है इसलिए टॉर्सन में इसको रोक के रखता है। टॉर्सनल रिस्ट्रेंट दैट इज एक्सटेंडिंग द प्लेट गर्डर, या तो आप प्लेट गर्डर को किसी वॉल से फिक्स कर दो, प्लेट गर्डर, आपने इसको रेलवे ब्रिज में बहुत अच्छे से देखा होगा, प्लेट गर्डर इनटू द वॉल। तो ये है हमारा टॉपिक का एंडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ एंड बेयरिंग, जो कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतनी कहानी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लिखाएंगे तो आपको बोरिंग लग सकता है, इसलिए अगला जो टॉपिक हमारा होगा, ये जो सपोर्ट पे हमने एंड बेयरिंग लिया, इसकी डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो डिज़ाइनिंग स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।